तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज मैं आपको सारणी का पार्ट 3 पढ़ाने वाला हूं। और ये जो है एक्सरसाइज 3 है। तो एक्सरसाइज 3 के लिए आपने अगर मेरा पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको पहले देख लीजिए। उसको पहले देखोगे तभी ये जो है समझ में आएगा, क्योंकि इसके बारे में मैंने लास्ट में कुछ कहा था। तो उसका लिंक जो है मैं आई बटन और आई डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा, तो आप उसको देखना। और मैं जो भी आज क्वेश्चन एक दूंगा उसको आप सॉल्व करना और जरूर कमेंट करना। और अगर आप 12वीं के स्टूडेंट हो तो आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, तो आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग सारणी का, उसका मान ज्ञात करना है। मान लो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ, ठीक है। 1 4 7 2 5 8 3 6 9 369। तो अब देखो, इसको हम लोग को ऑपरेशन लगा के, और हाँ, जैसे पिछले हम लोग अभी में केवल रो में ऑपरेशन लगाते थे, इसमें एक और अच्छा ऑप्शन है, आप इसमें कॉलम में भी ऑपरेशन लगा सकते हो। तो अब जो भी करो, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को केवल क्या करना है, जीरो लाने की कोशिश करनी है। या तो कम से कम एक तो लाएं, कम से कम एक लाना जरूरी है। या जीरो आ गया तो और भी अच्छा है, क्योंकि जीरो आता है किसी भी रो या कॉलम में, जीरो आ जाता है एक ठोक भी, तो हमको थोड़ा काम आसान पड़ता है। और अगर तीनों जीरो आ जाए तो बहुत अच्छा है, आपको तुरंत के तुरंत आंसर मिल जाएगा। लेकिन पूरे रो में जीरो होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पर जीरो है और यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, दो तरीके से इसको ऑपरेशन करके हम लोग इसको ये दो रो को एक साथ बना सकते हैं। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर मैं दो रो को एक साथ एक ही नंबर बता दूं, मतलब एक ही नंबर में ले आऊं दोनों रो को, ये कॉलम को, ये दो रो या ये दो कॉलम को एक ही नंबर में ले आऊं, तो फिर ये जो है जीरो हो सकता है। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर दो रो या दो कॉलम अगर सेम हो, दो रो या दो कॉलम अगर सेम हो, तो उसका मान जो है शून्य हो जाता है। क्यों शून्य हो जाता है वो भी मैं अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हम लोग इसमें एक ऑपरेशन लगाएंगे, संक्रिया। R3 में R3 माइनस R2 ऑपरेशन लगा दो, इसमें सीधी सी बात है। 1 4 7 2 5 8 और ये हो जाएगा 1 1 और ये हो जाएगा 5 1 1, ठीक है। ये ऐसे नहीं रहेगा, ये क्योंकि सारणी का हमेशा ऐसा रहता है। फिर एक काम करो, R2 संक्रिया लिखना जरूरी है। संक्रिया R2 में R2 माइनस R1, तो देखना ये हो जाएगा 1 4 7, ये हो जाएगा 1 1 1 1 1 1। अब मैंने बताया था कि दो रो या दो कॉलम अगर सेम हो जाए तो जीरो हो जाएगा। क्यों होता है? क्योंकि अगर हम देखो यहाँ पर तो सीधा सीधा आप आंसर लिखोगे ही, लेकिन मैं आपको यहीं पर मुंह में बता देता हूँ, अगर आप इसको इससे घटा दोगे तो ये 0 0 0 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा। जिससे कि अगर हम लोग इसके कारण एक्सपेंस करते हैं, या फिर इसके कारण अगर हम लोग इसके सापेक्ष करते हैं, अगर इस क्या सारणी का प्रसार, तो फिर जो है इसका मान जो है शून्य आ जाता है। क्यों शून्य आ जाता है? क्योंकि इसके सापेक्ष करेंगे तो ये तो शून्य है, तो इसके साथ किसी का भी गुणा करो शून्य आएगा। इसके कारण फिर करेंगे तो फिर शून्य आएगा, इसके कारण करेंगे तो फिर से शून्य आएगा। तो इस कारण से अगर आप, और इसमें है कॉलम के सापेक्ष भी आप कर सकते हो, तो स्तंभ के सापेक्ष भी आप कर सकते हो। तो या तो आप इस कॉलम के रिस्पेक्ट में करो या तो रो के रिस्पेक्ट में करो। अगर तीनों शून्य है तो शून्य ही आएगा। समझ आया? तो मैं इसके आगे आप इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो है सर्वसम सारणिक है, इसलिए इसका मान जो है 0 आएगा, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन वैसे तो ज्यादातर, क्योंकि ये थोड़ा इजी टाइप का है, इसलिए ज्यादा आने के चांसेस नहीं रहते। इजी भी देता है, लेकिन ये 1 2 नंबर में ही आ सकता है। तो और इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो ये तीसरा क्वेश्चन सिद्ध करना है, और ये दूसरे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। 4.4 में आ गया हम लोग सीधा। तो देखो, ये जो है
मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, वो कहते हैं हमेशा सिद्ध करने वाला क्वेश्चन जो है कठिन होता है। मेरे को ऐसा नहीं लगता। मेरे को तो ये लगता है बल्कि सिद्ध करने वाला क्वेश्चन इजी है। क्यों पता है? इसमें हमको पहले से ही आंसर दे दिया है, समझ लो, यही हमको लाना है। तो सिद्ध करने वाला जो क्वेश्चन है वैसे ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पहले बता देता हूँ। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो देखो, ये जो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन होता है, इसको इस माइंड से मत बनाया करो कि ये कठिन है, बल्कि इससे ये सोचा करो कि इसका हमको पहले से ही आंसर दे दिया है। तो चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो भाई हम लोग सीधा सीधा यहाँ पर संक्रिया लगाएंगे। देखो पहले तो मैं ये दिखा देता हूँ, इसको यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि ये तो क्वेश्चन है। ये ऐसे लिखना, और ए बी सी, ए प्लस 2x, बी प्लस 2y, और यहाँ पर ये सी को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। सी प्लस 2z है, और यहाँ पर दिया है x y z। अब देखो यार, अब हम लोग को करना क्या है? देखो पहले तो ध्यान से देखो, इसमें एक a है और इसमें एक a है, ठीक है। इसमें x है और वही x यहाँ पर भी है। तो अगर इसको इससे 2 का गुणा करके अगर मैं इससे घटा देता हूँ, तो इस तीनों अवयव, इन तीनों, ये जो स्तंभ है, स्तंभ कहता हूँ, पंक्ति है या रो है, उसके तीनों का मान शून्य आ सकता है। देखो कैसे, क्योंकि पहला तो हम लोग पता चल गया कि शून्य है। अब देखते हैं इसको शून्य होता है कि नहीं। इसमें b है और वैसे सेम टू सेम इसमें 2y है, तो इसमें 2 का गुणा, इसको जोड़ के इसमें 2 का गुणा करके अगर मैं इसमें घटा देता हूँ तो इसका भी मान शून्य आएगा। उसी तरीके से इसमें भी वही है, c है और यहाँ पर z है, और 2z में मतलब कि इसमें 2 का गुणा करके अगर मैं इन दोनों को जोड़ के और इसमें 2 का गुणा करके इसमें घटा देता हूँ तो इसका भी मान शून्य आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं संक्रिया, हम लोग एक ही संक्रिया में लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज्यादा नंबर का दिया, थोड़ा सा लंबा बना देना, इसको अलग अलग कर देना। लेकिन अगर कम नंबर में दे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, संक्रिया R2 में R2 माइनस R1 प्लस 2R3। अब देखो हमको पता है, तो चाहो तो आप लिख सकते हो, नहीं तो सीधा सीधा लिख सकते हो कि ये 0 0 0 x y z, यहाँ पर लिखते रहो एक पंक्ति या रो शून्य है, इसलिए यही हमको क्या करना था? सिद्ध करना था। यही हमें सिद्ध करना था। तो देखो वैसे तो ये भी वैसे टाइप का था, लेकिन थोड़ा सा अलग था क्योंकि इसमें संख्या नहीं थी, इसमें चर आ गए थे, चर आ गए थे। इसलिए चर जितने भी चीजें हैं वो थोड़ा आने के चांसेस रहते हैं। वैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये तो आ भी सकता है, चांसेस है। उतना ज्यादा कठिन नहीं देता, लेकिन उतना ज्यादा इजी भी नहीं देता है, तो ध्यान रखना। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये उसी एक्सरसाइज का है। इसके बाद ये एक्सरसाइज आपसे पूरा बन जाएगा। आपको बस मैं बता दूंगा, थोड़ा ध्यान क्या रखना है। इस एक्सरसाइज के लिए बताऊंगा ना, आगे के लिए नहीं। आगे और अलग अलग चीजें आएंगी, उसके लिए अलग अलग बताना पड़ेगा। सिद्ध कीजिए कि 1/a स्क्वायर BC 1/b स्क्वायर AC 1/c स्क्वायर AB। तो सिद्ध करना है कि इसका मान जो है शून्य है। सीधी सी बात है यार, शून्य है तो एक काम आप ये कर सकते हो। मैंने बताया था इससे पहले वाले एक्सरसाइज मतलब की वीडियो में, मतलब कि बताया था कि क्या चीज होता है कि अगर 2 रो या 2 कॉलम सेम हो तो उनका मान शून्य आ जाता है, या तो किसी एक रो या एक कॉलम का मान शून्य ले आओ। तो देखो इसमें क्या होगा, आपको या तो देखो देख के तो लग नहीं रहा है कि इसका मान जो है पूरा शून्य आ जाएगा। पहले तो आपको 2 ठोक को समान ही करना पड़ जाएगा लग रहा है। तो एक काम करना, तीनों रो में आप या तीनों कॉलम में तो इस रो से आप A कॉमन निकाल लो, इस रो से B कॉमन निकाल लो, इस रो से C कॉमन निकाल लो। देख इसमें A है नहीं है,
लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि 1/a कॉमन निकालो, 1/b कॉमन निकालो, 1/c कॉमन निकालो। ये तो है ना, ये तो सभी में रहेगा, क्योंकि नहीं भी होगा तब भी बना देंगे। देखो देखो, तो यहाँ पर हमको सिद्ध करना है, वो तो हमको पता चल गया। वहां पर हल लिख के हम लोग करेंगे क्या कि संक्रिया लगा देना, संक्रिया लिखना R1 से 1/a तथा R2 से 1/b तथा R3 से 1/c कॉमन निकालने पर, या उभयनिष्ठ लिखेंगे इसमें, उभयनिष्ठ निकालने पर ठीक है। तो देखो अब इसका क्या आ जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/ABC लिख सकते हैं, क्योंकि सब में से एक एक निकाले होंगे और तो यहाँ पर गुणा हो जाता है। ठीक है, 1 1 1 a क्यूब b क्यूब c क्यूब ABC। ठीक है, अब चाहो तो इसमें से ABC कॉमन निकाल लो, सीधी सी बात है यार। यह मैंने एक चीज बताया था, यहाँ पर मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि देखो, इसको अगर मैं इन दोनों के साथ घटा दूं तो इसका मान 0, इसका मान 0, इसका मान 0, इसका मान 0 आ जाता है। तो देखो मैंने एक ट्रिक बताया था, तो उस ट्रिक के अकॉर्डिंग जो है इसका, इस अवयव का मान 0 ही आएगा हर हालत में। क्योंकि देखो अगर हम लोग इन दोनों का मान 0 ले आते हैं, इसका मान 0 मान लो, अभी यहाँ पर इन दोनों का मान 0 ले आते हैं, तो क्या होता है, अगर हम लोग इसके सापेक्ष प्रसार एक्सपेंस करेंगे तो फिर ये जो है ये 0 है, ये 0 है, तो इन दोनों, ये भी इसके साथ जिसका भी गुणा करेंगे 0 ही आएगा। इसके साथ, अगर इसके साथ भी इसका गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, और इन दोनों का गुणा करेंगे तब तो 0 आएगा ही। तो इसलिए जो है आप यहाँ से इस ट्रिक से भी बना सकते हैं चाहे तो, लेकिन सीधा सीधा अगर ये बन रहा है तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो आप लिख सकते हो R1 संक्रिया लिखना है यहाँ पर, संक्रिया R1 R2 तथा R3 है, तो यहाँ पर R2 लिख देते हैं। R2 से ABC उभयनिष्ठ निकालने पर सीधी सी बात है भाई, निकाल दो। यहाँ पर हो जाएगा ABC, यहाँ पर लिख लेगा तो ABC, यहाँ पर सीधा सीधा ABC 1 1 1 a क्यूब b क्यूब c क्यूब, और यहाँ 1 1 1, सीधी सी बात है, ये दोनों कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2 रो और 2 कॉलम है, यानी कि सर्वसम है। सीधी सी बात है, 0 आ जाएगा, यहाँ से आपका काम खत्म। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। अब मैं वो ट्रिक शेयर करूंगा जो मैं बताना चाह रहा था कि आप जो है ये जो है आप कैसे कर सकते हो। नहीं, ये तो मैं क्वेश्चन देने वाला था वैसे, लेकिन अब क्या करूँ, इसको तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, देखो भाई सीधा सीधा मैं मुंह से यहाँ पर बता देता हूँ कि ये दोनों का अगर मैं घटाऊंगा, इसको इनके साथ और इनके साथ, इनको इनके साथ और इनके साथ, तो सीधी सी बात है ये कुछ दिखेगा इस तरीके से 0 0 0 c क्यूब ABC 0 0, और हाँ यहाँ पर बस अंतर होगा a क्यूब माइनस c क्यूब b क्यूब माइनस c क्यूब। ठीक है, अब ये दोनों 0 है यार। अब इसके सापेक्ष मैं प्रसार करूंगा तो देखो क्या आता है। ठीक है, देखो एकदम इजी है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 0 0 है ना, इसके सापेक्ष कर रहा हूँ ना। तो अब यहाँ पर मान लो a क्यूब c क्यूब, और यहाँ पर मान लो b क्यूब और c क्यूब। देखो इसी तरीके से सबका आएगा, माइनस होगा क्योंकि माइनस रहता है, तो c क्यूब 0 0 0 0, और यहाँ पर ABC, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0 0 a क्यूब माइनस c क्यूब, और यहाँ पर b क्यूब माइनस c क्यूब। अब देखो ये जो है इसके साथ इसका गुणा करूंगा, इसके साथ इसका गुणा करूंगा, 0 आएगा, तो पहला 0 आया माइनस, इसके साथ इसका गुणा करूंगा, इसके साथ इसका 0 आएगा, इसके साथ भी इसका ऐसे गुणा करूंगा और इसका ऐसे गुणा करूंगा तो 0 आएगा, तो तीनों 0 इक्वल टू 0। तो इस ट्रिक से भी हम लोग ला सकते थे आंसर, लेकिन हम लोग को सीधा सीधा दिख रहा था तो हम लोग ये आंसर ले आए। दोस्तों एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को
ये क्वेश्चन आपको बना के लाना है। यहाँ पर है -1 -1 -1, यहाँ पर है ABC, यहाँ पर है आयोटा वाला आई, और यहाँ पर है माइनस। तो देखो इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, किसी भी एक तरीके को उठाना और दो में एक ट्रिक भी यूज कर सकते हो, नॉर्मल चीज भी यूज कर सकते हो। और एक चीज आपको बता दूं, आप किसी भी रो में कोई भी संख्या का गुणा कर सकते हैं, लेकिन पूरे रो में करेंगे, ऐसा नहीं कि कोई एक एलिमेंट में करेंगे। किसी भी रो में आप किसी भी अवयव का कर सकते हैं, किसी भी स्तंभ या कॉलम में आप किसी भी संख्या का गुणा कर सकते हो, लेकिन पूरे स्तंभ या पूरे रो में करना है। तो ओके दोस्तों, अगर आप सच में 12वीं पढ़ते हैं या 12th में मतलब कि वही हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं पूरे 12th का सिलेबस कंप्लीट करने वाला हूँ। और ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और हाँ दोस्तों, ये अचानक से मैंने क्वेश्चन आज इसलिए दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन देखो, आपको अगर सीधा सीधा आंसर दिख रहा है, एक छोटी सी बात कहनी थी लास्ट में बस, कि अगर आपको सीधा सीधा इसका आंसर दिख रहा है तो आप तुरंत के तुरंत मुझे कमेंट करें, क्योंकि इसका आंसर अगर तुरंत दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो प्लीज़, अगर जिसको ये आंसर 10 सेकेंड के अंदर दिख रहा है तो आपको तुरंत के तुरंत आप मुझे कमेंट करके बताएं। प्लीज़ कमेंट करें अगर 10 सेकेंड के अंदर दिख रहा है तो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।